अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं नाजरीन पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये कोई वीडियो तालिबान के हक़ में नहीं कर रहा, मैं ये कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा। प्लीज़ इस तरह ना समझिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर जो होता है किसी को ब्रैकेट में रखना चाहते हैं कि अगर मैंने कहा कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उसने पप्पू के कातलों को सरेआम फांसी दे दी, तो लोग कहते हैं जी आमरीत का ये सपोर्टर आ गया। या मैं अगर कहूँ कि ये भुट्टो साहब ने ये कोई अच्छा काम किया तो कह देंगे कि जी लिफाफा मिल गया। तो प्लीज़ बात को, उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कल रात को BBC देख रहा था थोड़ी देर, और BBC में मैं देख रहा था कि अफ़गानिस्तान की जो कवरेज वो कर रहे हैं वो क्या हो। ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने टेलीविज़न में जो ख़बरें आती हैं या जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मुझे हकीकत पता है। हम यही करते हैं और यही काम हमें आता है कि अखबारों में ख़बरें कैसे लगती हैं, उनका क्या तरीक़ाकार होता है, ये भी मुझे पता है। उनकी कलेक्शन कैसे होती है वो भी मुझे पता है। तो जब BBC के मैं पैकेजेस देख रहा था और वो रिपोर्ट्स देख रहा था, तो मुझे एकदम से समझ आ गया कि ये एंगलिंग जो हो रही है, एक तो घटिया एंगलिंग हो रही है, लेकिन वो क्यों हो रही है उसकी कई वजूहत हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये हमें अब निकलना पड़ेगा और हमें जायज़ रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जी तालिबान ने आज सारी औरतों के बुरके उतार दिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने मर्दों को भी बुरके पहना दिए। जो नहीं हुआ काम वो नहीं हुआ, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसके मतलब एज्यूम करना कि यह हो जाएगा वो भी गलत बात है। जो काम उन्होंने किया, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसकी इंसान बुराई कर सकता है, उसको निशानदेही कर सकता है, लेकिन जो काम किया ही नहीं वो हम उनके पेटे में, उनके ज़िम्मे में नहीं डाल सकते। लेकिन अमेरिका ने बहुत चीज़ें की हैं कि जिसका जवाब तो अमेरिका को देना पड़ेगा या देना चाहिए कम अज़ कम, अगर वो वाकई डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, सवाल जवाब में और ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है। मैं आज आपको 9/11 और अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में चंद हैरत अंगेज़ बातें याद करा दूँ। इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं याद होगी, लेकिन हमारी भी गोल्ड फिश मेमोरी होती है कि आज जो है वो खुदा न खास्ता मीनार पाकिस्तान पे एक और केस हो गया तो सब कुछ हम भूल जाएंगे और हम उसके पर लग जाएंगे। कल को अगर कोई एक और बस उलट गई तो हम उसके पीछे लग जाएंगे। लेकिन आपको 9/11 के मतलब चंद बातें आपको बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो साबित ये हो गया कि उस दिन अमेरिका की अंदरूनी और दाखिली सिक्योरिटी कमज़ोर कितनी थी। या तो आप बाहर की लड़ाई देख रहे हैं ना, अफ़गानिस्तान में तो बार मार पड़ गई, या वियतनाम में बार मार पड़ गई, या क्यूबा में उनको मुड़ना पड़ गया दोबारा, उनके पीछे रशियन से। लेकिन जो अंदरूनी सिक्योरिटी है, जिसका इतना रोब और दबदबा है कि कभी किसी की पेंट उतरवा लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ अपनी नौइयत का इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या हाईजैकिंग का पेश आया। यही वाक़या अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में या ईरान में आता ना तो कमाल हो जाता। लेकिन अमेरिका में एक नहीं, दो नहीं, एक वक्त 4 तैयारे अगवा होते और 3 ने तो अपने अहदाफ भी पूरे कर लिए। यानी सुबह 8:46 पे सबसे पहले 5 दहशतगर्दों ने एक अमेरिकन मुसाफिर तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शुमाली टावर 1 से टकरा दिया, और थोड़ी देर बाद, चंद मिनट बाद 9:30 पे एक दूसरा तैयारा यूनाइटेड एयरलाइंस का फ़्लाइट 175, उसको भी साउथ टावर से यानी टावर 2 से टकरा दिया। अब उस वक्त 9:37 पे पेंटागन की इमारत से भी 5 हाईजैकरों के हाथों अगवाशुदा अमरीकी तैयारा जो अमेरिकन एयरलाइंस का परवाज़ थी उसको गिराया गया। थोड़ी देर बाद एक और तैयारा जो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 थी, उसको 4 हाईजैकर्स ने वाइट हाउस की तरफ ले जाने की कोशिश की। पेंसिल्वेनिया के करीब फाइटर प्लेन्स ने उसको शूट डाउन कर दिया, उसको मार गिराया, और ये वक्त था 10:30। और इन तमाम हमलों में जहाज़ों में मौजूद तमाम मुसाफिर मारे गए। ये तो वो है जो ख़बर है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बड़ी बड़ी इसके मतलब बातें करते हैं। जो अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ ना, मैं अगर आपने इसके मतलब देखना है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, खुद अमेरिका के सेलिब्रेटेड फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने उस वक्त डॉक्यूमेंट्री बनाई फ़ारेनहाइट 9/11। आज जब उसको देखते हैं तो उसमें वो इतने उन्होंने सवालात उठाए हैं जो बाद में हम जैसे लोग अपने अपने प्रोग्राम से भी करते रहे, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख के और चीज़ें देख के, क्योंकि उस वक्त नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, इतना आम नहीं था, तो जिसने देखी होती थी वही ज़्यादा एजुकेटेड होता था। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इन हमलों में उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो थे वो फ्लोरिडा में थे। शाम 7 बजे वो फ्लोरिडा से वाशिंगटन वाइट हाउस पहुँचे
और रात को 9 बजे ओवल ऑफिस से टेलीविजन के जरिए खिताब उन्होंने किया, सेम डे, ये सुबह हो रहा है और ये शाम को 9 बजे हो रहा है, और तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अलकायदा पे डाल दी। अच्छा, और 2 दिन के बाद बाकायदा एक जंग का भी ऐलान कर दिया गया। अब 20 सितंबर को प्रेसिडेंट बुश ने अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे, वरना सख्त नताइज भुगतने को तैयार हो जाए। तालिबान ने इनकार किया, लेकिन क्यों किया वो मैं आपको याद करा दूँ, वो हर एक को याद नहीं है। उस ज़माने में मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था मुल्ला उमर के ऊपर, तो मैं आया गया अफ़गानिस्तान भी, पाकिस्तान भी। तो वहाँ पे मैंने भी बड़े सवाल पूछे लोगों से, भाई क्यों नहीं उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर देते? उन्होंने कहा कर देते हैं, यही हमने जॉर्ज बुश को भी कहा है कि हमारी हुकूमत को तो रिकग्नाइज़ करो। हमसे एक हुकूमत मुतालबा कर रही है कि जी तुम हमारे कातिल को या फलां को तुमने पकड़ा हुआ है, लेकिन हम तुम्हें पहचानते नहीं, मानते नहीं। उनका पहले हमें रिकग्नाइज़ करो और फिर हमें बताओ, हम दे देते हैं, वरना हम थर्ड कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के हवाले कर देते हैं हम उसामा बिन लादेन को। ये ऑफ़र थी उनकी, जॉर्ज बुश ने नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और होना था। 7 अक्टूबर को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान पे फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया। 19 अक्टूबर को फ़िज़ाई के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशंस का भी आगाज़ कर दिया गया। अब यहाँ पे रुक जाए, हाईजैकर्स कौन थे? 19 हाईजैकर्स थे जिनका सरबराह आपको याद है, अता आपको याद होगा। सारे क्लीन शेवन लोग थे, और उनके मुतालिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी वो ये थी कि जनाब वो पब्स में जाते थे, बार्स में जाते थे, और जो है वो टिपिकल अमेरिकन लाइफ वो गुजार रहे थे वहाँ पे। 17 उनमें से सऊदी थे नेशनल। अच्छा, 4 के मुतालिक तो बाद में पता चला। अब ये मैं अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे मेरा टाइम नहीं मैं दे रहा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ जो आप समझ लें। 4 के मुतालिक पता चला कि वो तो मरे ही नहीं, वो तो जिंदा है, उनकी आईडी इस्तेमाल हुई थी। लेकिन बहरहाल अगर मैं सब कुछ एज इट इज़ ले लूँ जो पहले दिन की रिपोर्टिंग है, तो 19 में से 17 जो थे वो सऊदी नेशनल से, हमला जो था वो अफ़गानिस्तान के ऊपर होना था, यानी उसूलन तो वो सऊदी अरेबिया के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि नेशनल से वहाँ के थे, लेकिन नहीं। अब इसमें बड़ी एक अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, वो क्या है वो अलग है, लेकिन अब अलकायदा को अटैक करना है, समझ लिया, क्योंकि अलकायदा जो है तमाम बुराइयों की जड़ है। अलकायदा इज़ द मदर ऑफ ऑल इवल्स, फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अलकायदा को अफ़गानिस्तान में उस वक्त कायम हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने जंग कर दी। और दूसरी जानिब क्या हो रहा है कि लिबिया में वही अलकायदा जो है कर्नल मुअम्मर कदाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें उसको, इंटरनल फाइटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो ख़त्म करने के लिए। तो वहाँ पे ऑफिशियली, ये मैं अनऑफिशियल और अंदर की बात नहीं आपको मैं बता रहा, जो रिपोर्टेड बात है मैं आपको सिर्फ वो बात बता रहा हूँ। ऑफिशियली अमेरिका ने अलकायदा को पैसे दिए, उनकी मदद की, उनको अस्ता दिया, हथियार दिए उनको कि जनाब तुम कर्नल कदाफ़ी की हुकूमत गिरा दो। अब मुझे आप एक बात बताएं कि एक अलकायदा जो है वो, अच्छा उसका नाम भी एक है, या तो अगर नाम फ़र्क हो ना, कि हम कहते हैं कि एक तहरीक तालिबान है और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, क्योंकि वो तहरीक तालिबान से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते ना उनकी बात सुनते हैं, वो अलग है। तो हमने भी जो जंग की, हमने TTP के ख़िलाफ़ की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की, जो स्वात में हुई, जो बाजोड़ में हुई, रद्दुल फ़साद हुआ, सब कुछ हुआ। अब अलकायदा जो लिबिया में है वो भी वही है, उसके भी लीडर्स वही हैं, और अलकायदा जो अफ़गानिस्तान में है वो भी वही है, उसके भी लीडर्स वो हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को, टैक्स पेयर के पैसों में से आप पैसे दे रहे हैं और टैक्स पेयर के पैसों से आप उसको हथियार दे रहे हैं, इसलिए कि वो आपको जो नहीं पसंद आप उसकी हुकूमत उल्टा दें, और दूसरी तरफ आप तमाम टैक्स पेयर्स का पैसा और रकम जो है झोंक रहे हैं उससे लड़ाई करने पे, बल्कि खुद अमेरिकन और आपके एलाइज जो हैं उनके लोग मर रहे हैं उसमें। वो थोड़े मर रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं, जाने जा रही हैं। जवाज़ क्या है? जवाज़ ये दिया गया कि वहाँ 42 साल से एक फ़र्द वाहिद की हुकूमत थी, यानी आमरीत कायम थी, और लोग अपनी बुनियादी हकूक़ से महरूम थे। यानी आमरीत के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कैसे अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास कराई और वहाँ की आवाम को जंग में झोंक दिया, वो सबके सामने है। लेकिन अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई,
इत्तेफाक की बात, मैं उसका भी गवाह हूँ। उस वक्त मैं गल्फ़ न्यूज़ में काम करता था दुबई के अंदर, तो मैं गल्फ़ के अंदर था, वहाँ पे अखबारों के साथ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खबरें मुझे वहाँ की पता, जब फर्स्ट गल्फ़ वॉर शुरू हुई, कि अमेरिका ने क्या किया, कुवैत के ऊपर जब इराक ने हमला किया और वहाँ की आमरीत को या उसकी बादशाहत को उसने ठिकाने लगाया, तो अब उस आमरीत और उसी बादशाहत को कायम करने के लिए तमाम दुनिया की जमहूरियतें इकट्ठी हो गई और उन्होंने आके इराक पे हमला कर दिया। पहले कुवैत को लिबरेट किया, वहाँ पे ख़त्म नहीं हुए, जाबरत सबा को दोबारा बिठाया वहाँ पे, उस पर ख़त्म नहीं हुई बात। इराक के अंदर आके फिर डेजी कटर और क्लस्टर बॉम्ब, और वो आपको पता है कि जो वहाँ पे जो हैबत का आलम हुआ है इराक के अंदर, क्यों? ताकि कुवैत में उसी अमेरिका की जो है एक ऑटोक्रेसी, एक किंगडम जो है वो अब वहाँ पे बायस आ जाए। यानी लिबिया में उन्होंने एक आमरीत को हटाना था और उसके बिल्कुल करीबी यानी मिडल ईस्ट में कुवैत में एक आमरीत को वापस लाना था। दोनों सूरतों में जंग हो गई, मुझे नहीं आज तक उसकी वजह समझ आई। अब कुवैत में जब बादशाहत ख़तरे में थी तो आपने बादशाह की मदद कर दी, तमाम तर मामला तय करवाए। जब सऊदी अरेबिया और सऊदी बादशाह के बारे में उसको प्रॉब्लम्स हुई, जिसमें जमाल खशोगी का केस है और केसेस हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ आपको, एंड आई कोट, आई वांट Saudi Arabia. I want Saudi Arabia's King Salman, he would not last in power for 2 weeks. 2 weeks without the backing of the US military. I told him, अब ये मैं जुबानी बता रहा हूँ, ये मैं याद करके बता रहा हूँ, I told him, King, you are a good man, but you are a rich man, we need your money. So King gave me $100 billion for armaments, और वहाँ सारे ताली बजा रहे थे ये। यानी अगर सऊदी अरेबिया, जिसका एक साल का मिलिट्री बजट जो है $80 बिलियन से करीब है, तमाम एयरफोर्स है, तमाम बैलिस्टिक्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास इन्फेंट्री है, उनके पास सब कुछ है, और जो कुछ आप किसी फ़ौज में सोच सकते हैं वो है, और उसकी ट्रेनिंग आज से नहीं हो रही, उसकी ट्रेनिंग तो पता नहीं उस आर्मी की कब से हो रही है। उसके मुतालिक प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये 2 हफ्ते में गिर जाएगी अगर अमेरिका ने इसका साथ ना दिया। वो अलग बात है कि वो बादशाहत है, जमहूरियत का नहीं साथ देना वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, वहाँ पे औरतों के राइट्स का मसला नहीं है, वहाँ पे औरतों के बाया का मसला नहीं है, वहाँ पे कफ़ील का मसला नहीं है, वहाँ पे किसी के बुरके का मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो $100 बिलियन का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन वो क्या रहा है वहाँ पे, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं। पता ये चलता है कि जहाँ अपने अपने मफादात होते हैं, जहाँ पे तेल चाहिए हो, जहाँ पे गैस चाहिए हो, चाहे वहाँ बादशाहत है, आमरीत है, हमें उससे ताल्लुक़ नहीं है। कुछ जमहूरियत का आलम बुलंद करते हुए जंग छेड़ दी जाएगी। जहाँ जहाँ जंगें छेड़ी गई या इस वक्त जहाँ पे भी कोई आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ हज़ारों की तादाद में मासूम शहरी मारे जा रहे हैं, उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अब आपको मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप बड़े आराम से टीवी पे देखते रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं, ड्रोन हमलों में लोग मारे गए। आपको मैं बताऊँ कि अफ़गानिस्तान में तो शादी के जो फंक्शंस होते थे और या वेडिंग और बारात के जो फंक्शंस हैं, उन पे भी ड्रोन हमले हुए। अब उसका क्या जवाब था कि जी एक अलकायदा वाला बीच में था। अच्छा जी, एक अलकायदा वाला बीच में था, 300 औरतें, 300 बच्चे, वो सारे साथ ही जल गए, वो सारे साथ ही मर गए। उसके ऊपर कोई मोमबत्ती ब्रिगेड नहीं आई, उसके ऊपर कोई ह्यूमन राइट्स वाला नहीं बोला, उसके ऊपर किसी को इशू नहीं हुआ। छोड़ दे इसको, चले वो तो अफ़गान थे, मुसलमान थे, उनकी हम इस वक्त क्या बात करें। लेकिन जब आपने हिरोशिमा और नागासाकी पे आपने जो हमले किए, कितने लाख मासूम लोग, मासूम औरतें और बच्चे मारे गए, बच्चों के स्कूलों पे हमले हुए, लोगों के हस्पतालों पे हमले हुए, वहाँ पे 30-30 साल वेजिटेशन नहीं पैदा हुई, कोई सब्ज़ी नहीं पैदा हो सकी वहाँ पे जो पैदा होते थे बच्चे, वो डिफॉर्म्ड पैदा होते थे, किसी का हाथ नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी के सर के बाल नहीं। क्यों? रेडिएशन का असर था, वो न्यूक्लियर ऐसी खौफनाक चीज़ थी। लेकिन क्या अमेरिका को या किसी आलमी इदारे को कभी कोई तकलीफ़ हुई, कोई परेशानी हुई, कोई मसला हुआ? नहीं नहीं नहीं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की बड़ी परेशानी है। वहाँ क्या होगा, औरतों के साथ क्या होगा,
बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी ले देते हैं। वो तो अभी बेचारे आएंगे, उन्होंने कभी हुकूमत नहीं बनाई, वो जब बनाएंगे और कोई करतूत करेंगे तो हम उनको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, वो तो बात की बात है। भाई तुम बता दो, जॉर्ज फ्लॉयड सियाह फाम शहरी एक तुम्हारा, जिसको तुम्हारे पुलिस वालों ने कत्ल किया बेदर्दी से, उसका सांस रोक के, उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि कातिल कौन है, उसको सज़ा दी नहीं। जॉर्ज फ्लॉयड के अलावा जो सियाह फाम वहाँ पे मारे गए प्रोटेस्ट के अंदर, क्या उनके कातिलों को सज़ा मिली? नहीं। इलेक्शन से 2 दिन पहले जो कैपिटल हिल बिल्डिंग पे स्टॉर्मिंग हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे तो मर भी गया बंदा, उसकी किसी को सज़ा मिली? नहीं। पूरी दुनिया में जो है सियाह फाम, सियाह नस्ल लोगों ने एहतजाज किए, उनको किस तरह की कवरेज मिल गई? नहीं। दरअसल पिछले 20 साल में हमने 9/11 के बाद अफगानिस्तान की जंग में देखा कि $2 ट्रिलियन खर्च हो गए। अब ये $2 ट्रिलियन का भी एक ब्रेक डाउन है। जब आप उस ब्रेक डाउन को सुनेंगे तो फिर अगर आप अमेरिकन होंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैंने किसी को तो ब्लेम करना है, किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम डालना है। $2 ट्रिलियन जो खर्च है उसमें एक दिन का खर्चा जो है वो $300 मिलियन बनता है। उसका मतलब है कि अफगानिस्तान की 4 करोड़ की आबादी में से हर शख्स पे $50,000 $50,000 पिछले 20 साल में खर्च किए गए। अब इस तरह भी देख सकते हैं इसको कि तालिबान के खिलाफ अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया, वो चाहे आप जेफ बेजोस ले लें, एलन मस्क ले लें, बिल गेट्स ले लें, बल्कि अमेरिका के टॉप 40 बिलियनियर्स को ले लें, उनको इकट्ठा कर लें, उनकी दौलत से ज़्यादा है। $800 अरब तो सिर्फ जंग लड़ने का खर्चा हुआ। $85 अरब अफगान फौज को तरबियत देने पे खर्च हुआ, जो जंग नहीं लड़ सके। हाँ, जो एक बात मैं बीच में भूल गया, सॉरी मैं दोबारा कर रहा हूँ, बुढ़ापा आ रहा है ना जी, भूल जाती है, निकल जाती है। वो ये कि आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया की इतनी तैयारी, इतनी आर्मी, सब कुछ, उसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम 2 हफ्ते नहीं लास्ट करोगे हमारी मदद के बगैर, अमेरिका की मदद के बगैर। तो यहाँ पे तो सिर्फ 20 साल की इन्वेस्टमेंट थी, और वो कैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा उन्होंने लास्ट करना था? वो क्यों अशरफ गनी की बात का यकीन कर रहे थे? क्योंकि यहाँ से निकलना था। यहाँ पे अब बहुत हो चुकी थी जो खर्चा हुआ, और जो जंग नहीं लड़ सके, यानी ये वो अफगान फौज जिन्होंने जंग लड़ी ही नहीं, फ़ौरन ही हथियार डाल दिए, भाग गए, उधर हथियार लेके भाग गए कई तो। और ये अफगान फौज जुलाई में बगराम एयरबेस बंद करने के अमेरिकन फैसले के बाद एक रेत की दीवार साबित हुए। $750 मिलियन सालाना सिर्फ अफगान फौज की तनख्वाहों के तौर पर दिए जाते रहे। इसके अलावा जानी नुकसान अलग हुआ। उसमें 47,000 अफगान शहरी मारे गए ना, 1 मिनट, 47,000 अफगान शहरी मारे गए। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, मासूम लोग भी थे। उनका किसी को नहीं तकलीफ, उन औरतों की, उन बच्चों की। 69,000 अफगान फौजी इसी जंग का निशाना बने। 3,500 इत्तेहादी फौजी मारे गए, जिसमें 2,500 अमरीकी फौजी भी हलाक हुए। 4,000 अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स इस जंग में अपनी जान से गए, जबकि 51,000 तालिबान और इनके साथी इस जंग में शहीद हुए। इस जंग में जो 20,000 अमेरिकन जख्मी हुए, उनके ऊपर अब तक $300 अरब खर्च हुआ है, और अभी $500 अरब उनके इलाज और देखभाल पे मजीद खर्च होना बाकी है। ये तमाम अखराजात अमेरिका ने कर्ज लेकर उस जंग में लगाए। ब्राउन यूनिवर्सिटी, मेरी रिसर्च नहीं है, ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक इस तमाम कर्ज पर अमेरिका $500 अरब से ज़्यादा सूद अदा कर चुका है, जबकि इन रिसर्चर्स का अंदाज़ा है कि 2050 तक अफगान जंग का सिर्फ और सिर्फ सूद जो है वो $6.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। अब आपको पता चला कि इस जंग की कॉस्ट क्या पड़ी है अमेरिका को। आपको पता चला कि किस तरह वो ब्लीड कर गया। आपको पता चला कि क्या उनके साथ हो रहा है। लेकिन जब मैंने BBC देख रहा हूँ कल रात को, या मैं अल जज़ीरा देख रहा हूँ, या मैं CNN देख रहा हूँ, तो मुझे दिखा रहे हैं कि ये अफगान, वो तालिबान जो है वो डॉजिंग कार्स चला रहे हैं, और वो जो है ना, वो प्ले लैंड में आके वो बच्चों वाले जो घोड़े हैं उनके ऊपर राइड्स कर रहे हैं। कौन आइसक्रीम खा रहा है कोई, और जो सोफे पे कैसे बैठे हुए, सोफे पे नहीं बैठना आ रहा सदारती महल में। अब आप इसको दूसरी तरफ से देखें ज़रा, 45 साल आपने उनके लिए हर स्कूल बंद कर दिया, आपने उनके लिए हर फैसिलिटी जो इंसान की फैसिलिटी होती है, जो एक हर इंसान का राइट है हवा के अलावा, कि उसको पानी मिले, उसको सेहत मिले, उसको बुनियादी तालीम मिले, आपने उससे उनको महरूम कर दिया।
आपने उनकी 3 नस्लों को जंग में झोंक दिया, पहले अपने मतलब के लिए सोवियत यूनियन के साथ, उसके बाद अपने साथ। 3 नस्लें उनकी लग गईं और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसने ज़िंदगी में आज पहली बारी सोफ़ा देखा, इस्तेमाल नहीं किया, वो उसका इस्तेमाल उसी तरह करेगा जिस तरह आप वाइट हाउस में बैठ के करते हैं या कोई BBC के उसमें बैठ के करता है। तो आपकी अकल का सिर्फ मैं बैंड बजा सकता हूँ। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ और तमाम पाकिस्तानियों को एक बात बताऊँ और तमाम उन लोगों को जो पाकिस्तानी नहीं और पाकिस्तान पे एतराज़ कर रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम जो है इसको सेलिब्रेट करें। नहीं, आप एक समझें, हम एक कमज़ोर तरीन की सबसे ताकतवर तरीन के ऊपर जीत को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक मुआज़ा है। अल्लाह ताला ने हमें हमारी ज़िंदगियों में ये मुआज़ा दिखाया। हम जिस तरह पढ़ते थे ना अपने बचपन में BC and AD के बिफोर क्राइस्ट एनो डोमिनाई, हम ये पढ़ते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या था। अब आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, ख़ास तौर अमेरिका की नस्लें, बिफोर 9/11 एंड आफ्टर 9/11, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, फिल्म अभी बाकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।